नमस्कार। आप सुन रहे हैं पाउलो कोयलो द्वारा रचित अल्केमिस्ट भाग 3। ये अजीबोगरीब पुस्तकें थी। वे पारे के बारे में, नमक के बारे में, ड्रैगनों के बारे में और राजाओं के बारे में बात करती थी और वह इनमें से किसी को भी नहीं समझता था। लेकिन एक विचार था जो सारी पुस्तकों में खुद को दोहराता था। वह विचार था, सारी चीज़ें सिर्फ एक ही चीज़ की अभिव्यक्ति है। एक पुस्तक पढ़ते हुए उसे समझ में आया कि कीमियागिरी से संबंधित साहित्य के सबसे महत्वपूर्ण मजमून में सिर्फ वाक्य थे और वे एक पन्ना की सतह पर उकेरे हुए थे। यह जवाहर की टिकिया है, अंग्रेज ने कहा। उसके कहने में इस गर्व का भाव था कि वह भी लड़के को कुछ सिखा सकता है। अच्छा, तो फिर हमें इन सारी पुस्तकों की क्या ज़रूरत है? लड़के ने पूछा। ताकि हम उन थोड़े से वाक्यों को समझ सकें, अंग्रेज ने जवाब दिया। हालांकि उसके अंदाज से ऐसा लगता था जैसे उसे खुद ही अपनी कही बात पर विश्वास न हो। लड़के को वह पुस्तक सबसे ज़्यादा दिलचस्प लगी जिसमें प्रसिद्ध कीमियागिरों के किस्से बयान किए गए थे। ये वे लोग थे जिन्होंने अपनी प्रयोगशालाओं में धातुओं का शुद्धिकरण करते हुए अपनी जिंदगियां खपा दी थी। उनका विश्वास था कि अगर किसी धातु को कई वर्षों तक तपाया जाए तो वह अपनी सारी निजी फितरतों से आज़ाद हो जाएगा और जो बचेगा वह कायनात की रूह होगी। कायनात की यह रूह ही उन्हें पृथ्वी की किसी चीज़ को समझने की गुंजाइश देती थी, क्योंकि यह वह भाषा थी जिसमें सारी वस्तुएं आपस में बतियाती थीं। उन्होंने इस खोज को प्रधान कृति की संज्ञा दी थी। वह आंशिक रूप से तरल थी और आंशिक रूप से ठोस। क्या आपको नहीं लगता कि उस भाषा को समझने के लिए इंसानों और शगुनों पर बारीकी से ध्यान देना अगर काफ़ी है? लड़के ने पूछा। तुम्हारे दिमाग पर हर चीज़ को सरलेखित करने का फितूर सवार है, अंग्रेज ने चिढ़ते हुए कहा। कीमियागिरी एक गंभीर विद्या है। इसमें हर कदम ठीक उसी तरह रखना पड़ता है जिस तरह इस विद्या के उस्तादों ने रखा है। लड़के को पता चला कि प्रधान कृति के तरल हिस्से को अमृत के नाम से जाना जाता है और इससे सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। इसके सेवन से कीमियागिर बुढ़े भी नहीं होते और उसके ठोस हिस्से को पारस पत्थर की संज्ञा दी जाती है। पारस पत्थर को हासिल करना आसान नहीं है, अंग्रेज ने कहा। कीमियागर अपने प्रयोगशाला में उस आग को गौर से देखते हुए सालों बिता देते थे जो धातु का शुद्धिकरण करती थी। वे आग के करीब रहकर इतना ज़्यादा वक्त गुजारते थे कि अपनी सारी सांसारिक महत्वाकांक्षाओं को तज देते थे। उन्होंने यह जान लिया था कि धातुओं के शुद्धिकरण की वजह स्वयं उनका शुद्धिकरण हो जाता था। लड़के ने क्रिस्टल की दुकानदार के बारे में सोचा। उसने लड़के से कहा था कि यह अच्छा है कि तुम क्रिस्टल के बर्तनों की सफाई के काम में लगे रहते हो। निराशा पैदा करने वाले ख्याल नहीं आएंगे। लड़की को लगातार यह यकीन होता जा रहा था कि इंसान अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ही कीमियागिरी सीख सकता है, अंग्रेज ने कहा। पारस पत्थर की एक और भी ज़बरदस्त खूबी है। इस पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा किसी भी धातु की बड़ी सी बड़ी मात्रा को सोने में बदल सकता है। यह सुनने के बाद कीमियागिरी में लड़के की दिलचस्पी और भी बढ़ गई। उसने सोचा कि थोड़ी सी धीरज से काम लेते हुए वह हर चीज़ को सोने में बदल लेगा। उसने ऐसे ही बहुत से लोगों के जीवन के बारे में पढ़ा था जो ऐसा करने में कामयाब रहे थे। हेल्वेशियस, एलियास, फाल्केनली और गिबर, वे बहुत आकर्षक किस्से थे। उनमें हर व्यक्ति ने अपनी नियति को अंत तक जिया था। उन्होंने यात्राएं की थी, ज्ञानी पुरुषों से वार्तालाप किया था, अविश्वास करने वाले लोगों के सामने चमत्कारों का प्रदर्शन किया था और पारस पत्थर तथा अमृत का स्वामित्व प्राप्त किया था। लेकिन जब लड़के ने उस प्रधान कृति को हासिल करने का तरीका सीखना चाहा तो उसे कुछ भी समझ नहीं आया। उसे सिर्फ रेखांकन, कूटबद्ध निर्देश और अबुझ इमारतें ही दिखाई दी।
ये लोग चीज़ों को इतना पेचीदा क्यों बना देते हैं? एक रात उसने अंग्रेज से पूछा। लड़के ने देखा था कि अंग्रेज चिड़चिड़ा हो गया था और उसे अपनी पुस्तकों की कमी खटकती थी, ताकि जिन पर समझने की जिम्मेदारी है वे उनको समझ सकें। उसने कहा, जरा कल्पना करो कि हर आदमी रागे को सोने में बदलने लगे तो क्या होगा? सोना अपनी कीमत ही खो देगा। उस प्रधानकृत को केवल वही लोग हासिल करते हैं जो उसे हासिल करने के अपने प्रण पर अडिग बने रहते हैं और गहराई में जाकर अध्ययन करने को तत्पर होते हैं। इसलिए मैं यहाँ हूँ, इस रेगिस्तान के बीच। मैं उस सच्चे किमियागर की तलाश में हूँ जो इन गूढ़ इमारतों को पढ़ने समझने में मेरी मदद कर सके। ये पुस्तकें कब लिखी गई थी? लड़के ने पूछा। सदियों पहले, लेकिन उस जमाने में छपाई की मशीनें तो थी ही नहीं। लड़के ने तर्क किया। हर कोई किमियागिर सीख लेता, इसका तो कोई उपाय ही नहीं था। फिर उन्होंने इस कदर रेखा चित्रों से भरी अजीबोगरीब भाषा का इस्तेमाल क्यों किया? अंग्रेज ने उसकी बात का सीधा जवाब दिया। उसने कहा कि मैं कुछ दिनों से कारवा के काम करने के ढंग पर ध्यान देता रहा हूँ, लेकिन मुझे तो कुछ भी नया सीखने को नहीं मिला। मैंने तो एक ही बात देखी है, जंग की चर्चा ही अब बार बार होती है। फिर एक दिन लड़के ने अंग्रेज को उसकी पुस्तक लौटा दी। क्या तुमने कुछ सीखा? अंग्रेज ने पूछा। वह जानने को उत्सुक था कि लड़के ने क्या सीखा होगा। उसे किसी से बात करना जरूरी लग रहा था, ताकि वह अपने दिमाग को जंग की आशंका के ख्याल से दूर रख सकता। मैंने यह सीखा कि इस दृष्टि की एक आत्मा है, और जो भी कोई इस आत्मा को समझ लेता है वह चीज़ों की भाषा को भी समझ सकता है। मैंने सीखा कि बहुत से किमियागिरों ने अपनी नियति को पा लिया था और उन्होंने अंततः विश्व की आत्मा, पारस पत्थर और अमृत की खोज कर ली। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने सीखी वह यह है कि ये सारी चीज़ें इतनी सरल है कि उनको एक रत्न की सतह पर भी लिखा जा सकता है। अंग्रेज को निराशा हुई। वर्षों का शोध, जादुई प्रतीक, अजीबोगरीब शब्द और प्रयोगशाला के उपकरण, इनमें से किसी चीज़ से लड़का प्रभावित नहीं हुआ। इसकी आत्मा इतनी पिछड़ी हुई है, वह इस तरह की बातों को समझ नहीं सकता, उसने सोचा। उसने अपनी पुस्तकें वापस ली और उनको अपने थैले में रख लिया। जाओ, कारवा को देख लो, उसने कहा। उसने भी मुझे कुछ नहीं सिखाया। लड़का एक बार फिर रेगिस्तान की खामोशी और जानवरों के खुरों की उड़ती रेत पर अपने विचारों में डूब गया। सीखने का हर व्यक्ति का अपना अपना ढंग होता है, उसने मन ही मन कहा। उसका ढंग मेरा नहीं है, न ही मेरा ढंग उसका है, लेकिन हम दोनों ही अपनी अपनी नियत की खोज में हैं और इसके लिए मैं उसका आदर करता हूँ। कारवां रात और दिन सफ़र करने लगा। वे नकाबपोश बद्दू अक्सर नमूदार होने लगे और ऊँट हाँकने वाले, जो कि लड़के का अच्छा दोस्त बन गया, लड़के को बताया कि कबीलों के बीच लड़ाई ठन चुकी है। अगर कारवां नखलिस्तान तक पहुंच गया तो यह उसकी बहुत बड़ी खुशकिस्मती होगी। जानवर थक गए थे और लोगों को आपस में बातचीत कम से कम होती चली गई। खामोशी रात के समय अपनी बदतर स्थिति में होती थी और किसी ऊँट की महज एक कराह, जो पहले ऊँट की एक कराह के अलावा और कुछ नहीं हुआ करती थी, अब हर किसी को डरा देती थी, क्योंकि वह किसी हमले का संकेत हो सकती थी। हालांकि वह ऊँट हाँकने वाला जंग के खतरे को लेकर बहुत निश्चिंत लगता था। मैं जिंदा हूँ, उसने एक रात लड़के से कहा। वे खजूर खा रहे थे जिस वक्त न अलाव जल रहा था और न आसमान में चाँद था। जब मैं खा रहा होता हूँ तो मैं
सिर्फ उसी के बारे में सोचता हूँ। अगर मैं कूच पर होता हूँ तो अपना सारा ध्यान कूच पर लगाता हूँ। अगर मुझे लड़ना पड़ जाए और फिर मरने के लिए, वह दिन किसी भी दूसरे दिन जैसा होगा, क्योंकि मैं न तो अपने अतीत में रहता हूँ और न अपने भविष्य में रहता हूँ। मेरी दिलचस्पी तो सिर्फ वर्तमान में है। अगर तुम सिर्फ अपने वर्तमान पर ध्यान लगा सको तो तुम सुखी इंसान होगे। तुम देखोगे कि रेगिस्तान में भी जीवन है, आसमान में तारे हैं, और कबीलों के लोग इसलिए लड़ते हैं क्योंकि वे मानव प्रजाति का हिस्सा हैं। जीवन तुम्हारे लिए एक दावत हो जाएगा, एक बहुत बड़ा जश्न, क्योंकि जीवन वह पल है जिसमें हम ठीक इस वक्त जी रहे हैं। 2 रातों बाद जब लड़का बिस्तर पर लेटने की तैयारी कर रहा था तो लड़के ने उस तारे को खोजा जिसका वे लोग हर रात पीछा करते थे। उसे लगा जैसे क्षितिज रोज के मुकाबले कुछ नीचे आ गया था, क्योंकि उसे लग रहा था जैसे वह तारा रेगिस्तान में ही दिखाई दे रहा हो। वह नखलिस्तान है। उस ऊँट हाँकने वाले ने कहा। अच्छा, तो हम तुरंत ही वहाँ क्यों नहीं चले जाते? लड़के ने पूछा। क्योंकि हमें सोना जरूरी है। सूरज के उगने के साथ ही लड़का जाग गया। उसके सामने जहाँ पिछली रात छोटे छोटे तारे झिलमिला रहे थे, अब खजूर के वृक्षों की एक अंतहीन कतार थी जो रेगिस्तान के आर पार फैली थी। हमने कर दिखाया, अंग्रेज ने कहा, जो खुद भी जल्दी जाग गया था। लेकिन लड़का चुप था। उसे रेगिस्तान की खामोशी आत्मीय लग रही थी और उन वृक्षों को देखकर उसे संतोष का अनुभव हो रहा था। पिरामिडों तक पहुंचने के लिए उसे अभी भी लंबा सफ़र तय करना था, और एक दिन ऐसा आने वाला था जब आज की सुबह महज एक स्मृति बनकर रह जाने वाली थी। लेकिन यह वर्तमान का क्षण था, वह दावत जिसका जिक्र उस ऊँट हाँकने वाले ने किया था, और इस क्षण को वह उसी तरह जीना चाहता था जिस तरह उसने अपने अतीत को, सीखों और भविष्य के सपने को जिया था। हालांकि खजूर के दरख्तों का वह नज़ारा एक दिन महज याद बनकर आने वाला है, लेकिन इस वक्त उसका मतलब था छाया, पानी और जंग से बचने की पनाह। कल ऊँट की कराह खतरे का संकेत थी, और आज खजूर के वृक्षों की कतार एक चमत्कार की सूचना दे रही थी। सृष्टि कई भाषाएं बोलती हैं, लड़के ने सोचा। वक्त बहुत तेज़ी से भागता है और उसी तरह कारवां भी भागता है। किमियागर ने सैकड़ों लोगों और जानवरों को नखलिस्तान के करीब आते देखकर सोचा। लोग नए आगंतुकों के आने से चिल्ला रहे थे। उड़ती हुई धूल से रेगिस्तान के सूरज की रोशनी को धुंधला कर दिया था, और नखलिस्तान के बच्चे इन अजनबी आगंतुकों को देखकर उत्तेजना से भरे हुए थे। किमियागर के कबीले के मुखियाओं को कारवां के सरदार का स्वागत करते और उसके साथ लंबी बातचीत करते देखा। लेकिन किमियागर को इनमें से किसी भी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने ऐसे बहुत से लोगों को आते जाते देखा था, और रेगिस्तान जहाँ का तहाँ बना हुआ था। उसने सुल्तानों और फ़कीरों को रेगिस्तान की रेत में चलते हुए देखा था। रेत के टीले हवा की वजह से लगातार अपनी जगह बदलते रहते थे। जब भी वह वही रेत थी जिसे वह अपने बचपन से जानता आया था। उसे उस खुशी को देखकर हमेशा आनंद आता था जो उन मुसाफिरों को उस वक्त महसूस होती थी जब वे पीली रेत में और नीले आसमान की तरह हफ्तों का सफ़र करने के बाद पहली बार खजूर के वृक्षों की हरियाली को देखते थे। खुदा ने रेगिस्तान शायद बनाया ही इसलिए था ताकि इंसान खजूरों के वृक्षों की सराहना कर सके। उसने सांसारिक मसलों पर ध्यान देने का फैसला किया। उसे मालूम था कि उस कारवां में एक ऐसा शख्स मौजूद था जिसको उसे
अपने कुछ रहस्य सिखाने थे। यह बात उसको भविष्य सूचक संकेतों की मार्फत मालूम हुई थी। वह उस आदमी को अभी तक जानता तो नहीं था, लेकिन उसे मालूम था कि जैसे ही वह आदमी प्रकट होगा उसकी अनुभवी आँखें उसको पहचान लेगी। वह उम्मीद कर रहा था कि वह आदमी उसी तरह काबिल होगा जिस तरह उसके पिछले चेले थे। मुझे समझ में नहीं आता इन बातों को ज़बानी बताना क्यों ज़रूरी होता है, उसने सोचा। मसला यह नहीं था कि सारी बातें रहस्यमय थी। खुदा ने तो अपने रहस्य को अपने सारे प्राणियों के सामने आसानी से जाहिर कर रखा है। उसके पास इस बात की सिर्फ एक ही व्याख्या थी। इन बातों को दूसरों तक इस तरह पहुंचाया जाना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि वे विशुद्ध जीवन से रची गई हैं, और इस तरह के जीवन को तस्वीरों या शब्दों में नहीं पकड़ा जा सकता, क्योंकि लोग तस्वीरों और शब्दों से मोहित हो जाते हैं और अंततः सृष्टि की भाषा भूल जाते हैं। लड़का जो कुछ देख रहा था उससे उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह नकलिस्तान वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा उसने कभी भूगोल की अपनी पुस्तक में देखकर सीखा था। खजूर के थोड़े से वृक्षों से घिरे इलाके बजाय यह स्पेन के कई कस्बों से बड़ा था। वहाँ 300 कुएं थे, खजूर के 50,000 दरख्त थे और उनके बीच फैले असंख्य रंग बिरंगे तंबू थे। यह तो सहस्त्र रजनी चरित्र के किस्से जैसा लग रहा था, अंग्रेज ने कहा, जो किमियागिर से मिलने के लिए उतावला हो रहा था। वे उन बच्चों से घिरे हुए थे जो नवागंतुकों और जानवरों को देखने के कौतूहल से भरे हुए थे। नकलिस्तान के लोग उनसे जानना चाहते थे कि क्या उन्होंने कोई जंग होते हुए देखी थी, और औरतों में उन कपड़ों तथा बेशकीमती रत्नों को देखने की होड़ लगी हुई थी जो कारवां के सौदागर लेकर आए थे। रेगिस्तान की खामोशी एक दूर का सपना बन चुकी थी। कारवां के मुसाफिर लगातार बतिया रहे थे, हंस रहे थे और चीख पुकार मचा रहे थे, जैसे वे किसी रूहानी दुनिया से निकलकर इंसानों की दुनिया में आ पहुँचे। वे आज़ादी और खुशी महसूस कर रहे थे। जब वे रेगिस्तान में थे तो हर तरह की सावधानी बरतते थे, लेकिन उस ऊँट हाँकने वाले ने लड़के को समझाया कि नकलिस्तान को तटस्थ इलाकों के रूप में देखा जाता है, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर औरतें और बच्चे रहते हैं। पूरे रेगिस्तान में नकलिस्तान थे, लेकिन रेगिस्तान में कबीले आपस में लड़ते हैं और नकलिस्तानों को शरण स्थलों के रूप में छोड़ देते हैं। कारवां के सरदार ने कुछ मुश्किल से अपने आदमियों को एकत्र किया और उन्हें निर्देश दिए। उसने कहा कि समूह के सभी लोगों को कबीलों की तकरार खत्म होने तक नकलिस्तान में ही रहना होगा। चूँकि हम मेहमान हैं, इसलिए हमें वहाँ के लोगों के साथ उन्हीं की रिहाइशों में रहना होगा और वे हमें रहने की भरसक बेहतर सुविधा मुहैया कराएंगे। यह मेहमान नवाजी का वसूल है। फिर उसने अपने पहरेदारों समेत हर किसी को अपने अपने हथियार कबीलों के सरदारों द्वारा नियुक्त लोगों के हवाले कर देने को कहा। ये युद्ध के नियम हैं, उसने समझाया। इस नियमों के मुताबिक नकलिस्तान में फौजी टुकड़ियों को पनाह नहीं दी जा सकती। लड़के ने आश्चर्य के भाव से देखा कि अंग्रेज ने अपनी बैग से एक क्रोम ब्लेडेड रिवॉल्वर निकालकर उस आदमी को सौंप दी, जो आदमी हथियार जमा कर रहा था। यह रिवॉल्वर क्यों? उसने पूछा। इसने लोगों पर भरोसा करने में मेरी मदद की थी, अंग्रेज ने जवाब दिया। इस बीच लड़के ने अपने खजाने के बारे में सोचा। वह अपने सपने के पूरा होने के जितने ही करीब पहुंचता जा रहा था, हालात उतने ही मुश्किल होते जा रहे थे। ऐसा लगता था कि जिसे उस बूढ़े राजा ने शुरुआत करने वाली किस्मत का नाम दिया था, वह काम नहीं कर रही थी। अपने सपने का पीछा करने की प्रक्रिया में उसे लगातार अपनी जिद और साहस की परीक्षा देनी पड़ रही थी। इसलिए
वह ना तो हड़बड़ी से काम ले सकता था और न उतावलेपन से। अगर वह जल्दबाजी कर आगे बढ़ता तो ईश्वर द्वारा रास्ते में छोड़े गए संकेतों और सगनों को देखने से चूक जाता। ईश्वर ने उनको मेरे रास्ते में रख दिया था। इस ख्याल से वह चकित हो उठा। अब तक भविष्य सूचक संकेतों को वह सांसारिक चीज़ों की तरह देखता आया था, खाने और सोने जैसी चीज़ों की तरह, या प्रेम की तलाश करने या कोई रोजगार हासिल करने जैसी कोई चीज़ की तरह। उसने उनको कभी उस भाषा की तरह देखा ही नहीं था जिनका इस्तेमाल ईश्वर या संकेत देने के लिए करता था कि उसे क्या करना चाहिए। उतावलापन मत दिखाओ, उसने एक बार फिर खुद से कहा, उसी तरह जैसे उस ऊँट हाँकने वाले ने कहा था, जब खाना खाने का वक्त हो तब खाना खाओ, और जब आगे बढ़ने का वक्त हो तब आगे बढ़ो। उस पहले दिन अंग्रेज समेत हर कोई थकान की वजह से सो गया। लड़के को अपने दोस्त से दूर एक तंबू में उसी की उम्र के 5 दूसरे नौजवानों के साथ जगह दी गई थी। वे सब रेगिस्तान के रहने वाले थे और विशाल नगरों से संबंधित उसके किस्से को सुनने के लिए बेताब थे। लड़के ने उन्हें गरड़िए के रूप में बिताई गई अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया और अभी वह क्रिस्टल की दुकान के अपने तजुर्बों के बारे में बताने ही वाला था कि तभी तंबू में वह अंग्रेज आ गया। मैं पूरी सुबह तुम्हें खोजता रहा हूँ, उसने लड़के को बाहर लाते हुए कहा। मुझे किमियागर के ठिकाने का पता लगाने में तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। पहले उन्होंने खुद ही उसे ढूंढने की कोशिश की। उनका ख्याल था कि किमियागर संभवतः नकलिस्तान के दूसरे लोगों से अलग ढंग से रहता होगा और इस बात की पूरी संभावना थी कि उसके तंबू में लगातार चूल्हा जलता होगा। उन्होंने हर कहीं तलाश की और पाया कि वह नकलिस्तान उससे कहीं बहुत ज़्यादा बड़ा था जितने की उन्होंने कल्पना की थी। उसमें सैकड़ों तंबू थे। हमने लगभग पूरा दिन बर्बाद कर दिया, अंग्रेज ने लड़के के साथ एक कुएं के करीब बैठते हुए कहा। शायद यह बेहतर होगा कि हम किसी से पूछें, लड़के ने सुझाव दिया। अंग्रेज नहीं चाहता था कि वह किसी को बताता कि वह नकलिस्तान में क्यों आया था और इसलिए लड़के के सुझाव से पूरी तरह सहमत नहीं हो पा रहा था, लेकिन अंततः वह उससे सहमत हुआ और चूँकि लड़का उससे बेहतर ढंग से अरबी बोलना जानता था इसलिए उसने लड़के से ही यह पूछताछ करने को कहा। लड़का एक औरत के पास पहुंचा जो बकरी की चमड़ी से बनी जंगल में कुएं से पानी भरने आई थी। अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा, मैं ये पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस नकलिस्तान में किमियागर कहाँ रहता है। औरत ने कहा, मैंने ऐसे किसी आदमी के बारे में कभी नहीं सुना। और इतना कहकर वह तेज़ी से चली गई, लेकिन भागने के पहले उसने लड़के को सलाह दी कि वह काला बुर्का पहने औरतों से बात करने की कोशिश न करे क्योंकि वे शादीशुदा औरतें होती हैं। उसको रवायत का लिहाज करना चाहिए। अंग्रेज को निराशा हुई। उसे लगा कि उसने इतना लंबा सफ़र बेकार ही किया। लड़का भी उदास था। उसका दोस्त अपनी नियत की तलाश कर रहा था और जब कोई इस तरह तलाश में होता है तो सारी कायनात उसकी कामयाबी के लिए उसकी मदद करती है। बूढ़े राजा ने यही तो कहा था, उसकी बात गलत तो नहीं हो सकती। मैंने इसके पहले कभी किमियागर के बारे में नहीं सुना था, लड़के ने कहा। हो सकता है यहाँ भी किसी ने नहीं सुना हो। अंग्रेज की आंखें चमक उठी। अब समझ में आया, मुमकिन है यहाँ कोई जानता ही ना हो कि किमियागर क्या होता है। यह पता लगाओ कि यहाँ ऐसा कौन है जो लोगों की बीमारी ठीक करता है। काला बुर्का पहने कई औरतें पानी भरने कुएं पर आई, लेकिन अंग्रेज के जोर देने के बावजूद लड़के ने उनमें से किसी से बात नहीं की। फिर एक आदमी वहाँ आया। क्या आप यहाँ ऐसे किसी आदमी को जानते हैं जो लोगों का इलाज करता हो? लड़के ने पूछा। हमारा इलाज तो अल्लाह करता है, आदमी ने कहा। उसे देखकर साफ समझ में आता था कि वह अजनबियों से डरता था। क्या तुम्हें ओझाओं की तलाश है?
उसने कुरान की कुछ आयतें बुदबुदाई और चला गया। एक और आदमी आया। वह पिछले के मुकाबले कुछ बुजुर्ग था और एक छोटी सी बाल्टी लिए हुए था। लड़के ने अपना सवाल दोहराया, तुम्हें इस तरह के आदमी की तलाश क्यों है? उस अरबी ने पूछा। क्योंकि मेरा दोस्त उससे मुलाकात करने कई महीनों लंबा सफ़र करके यहाँ आया है, लड़के ने कहा। अगर इस नकलिस्तान में ऐसा कोई आदमी है तो वह ज़रूर बहुत ताकतवर होगा। उस बुजुर्ग ने कुछ पल सोचने के बाद कहा, अगर कबीलों के सरदार भी उससे मिलना चाहते हैं तो वे तक उससे नहीं मिल पाते। उससे तभी मुलाकात हो पाती है जब वह इसकी मंजूरी देता है। लड़ाई खत्म होने का इंतज़ार करो, उसके बाद कारवां के साथ रवाना हो जाओ। नकलिस्तान की ज़िंदगी में दाखिल होने की कोशिश मत करो, उसने कहा और वहाँ से चला गया। लेकिन अंग्रेज बहुत खुश था, वे सही दिशा में थे। आखिरकार एक जवान औरत वहाँ आई जिसने काला बुर्का नहीं पहना था। उसने कंधे पर एक घड़ा उठा रखा था और उसके सिर पर पर्दा था, लेकिन उसका चेहरा खुला हुआ था। लड़का किमियागर के बारे में पूछने के लिए उसके पास पहुंचा। उस क्षण उसे लगा जैसे समय थम गया हो और कायनात की रूह उसके भीतर उमड़ पड़ी हो। जब उसने उसकी काली आंखों में देखा और देखा कि उसके होठ हंसी और खामोशी के बीच ठिठके हुए थे, तो उसे उस भाषा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा समझ में आ गया जो सारी दुनिया बोलती है। वह भाषा जिसे पृथ्वी का हर आदमी अपने हृदय से समझ सकता था। यह प्रेम था, वह चीज़ जो मनुष्यता से भी पहले की थी, रेगिस्तान से भी ज़्यादा प्राचीन थी। एक ऐसी चीज़ जो जब भी कभी दो जोड़ी आंखें मिलती है तो हमेशा एक जैसी ऊर्जा पैदा करती है। उसी तरह जैसे इस वक्त इस कुएं पर हो रहा था। वह मुस्कुराई और यह निश्चय ही एक भविष्य सूचक संकेत था। वह शगुन जिसका वह जीवन भर इंतजार करता रहा, तब भी जबकि वह नहीं जानता था कि वह उसका इंतजार कर रहा है। वह शगुन जिसकी तलाश में वह अपनी भेड़ों के साथ और अपनी पुस्तकों में करता रहा था, जिसकी तलाश वह क्रिस्टलों में और रेगिस्तान की खामोशी में करता था। यह विशुद्ध विश्व भाषा थी, इसके लिए किसी व्याख्या की जरूरत नहीं थी। ठीक उसी तरह जैसे अनंत काल में यात्रा करते इस ब्रह्मांड को किसी व्याख्या की जरूरत नहीं है। उस क्षण लड़के ने अनुभव किया कि वह अपने जीवन की अद्वितीय स्त्री के करीब था, और उस लड़की ने भी बिना किन्हीं शब्दों के ठीक वैसी ही चीज़ को पहचान लिया। अपने इस अनुभव पर उसे जितना यकीन था उतना दुनिया की किसी चीज़ पर नहीं था। उसके माँ बाप और दादा दादी ने उससे कह रखा था कि किसी भी व्यक्ति के प्रति वचनबद्ध होने से पहले उससे प्रेम करना और उसको अच्छी तरह समझना जरूरी है। लेकिन मुमकिन है कि इस तरह सोचने वाले लोग सार्वभौमिक भाषा को कभी नहीं जाना होगा, सार्वभौमिक भाषा को कभी जाना ही ना हो, क्योंकि जब आप इस भाषा को समझते हैं तो यह समझना आसान हो जाता है कि कोई है जो दुनिया में आपका इंतज़ार कर रहा है, भले ही वह जगह रेगिस्तान के बीच है या किसी विशाल नगर में क्यों ना हो। क्योंकि जब ऐसे दो इंसान एक दूसरे से टकराते हैं और उनकी नज़रें आपस में मिलती हैं तो गुजरा हुआ वक्त और आने वाला वक्त अपनी अहमियत खो देता है। होता है सिर्फ वह अद्वितीय क्षण, और यह अविश्वसनीय यकीन के सूरज के तले जो भी है वह एक ही हाथ का लिखा हुआ है। यही वह हाथ है जो प्रेम जगाता है और व्यक्ति के लिए उसकी एक जुड़वा आत्मा उत्पन्न करता है। ऐसे प्रेम के बिना व्यक्ति के सपने बेमानी होते हैं। मकतूब, लड़के ने सोचा। अंग्रेज ने लड़के को झकझोरा। कहाँ खोए हो? उससे पूछो। लड़का लड़की के और करीब गया और जब वह मुस्कुराई तो वह भी मुस्कुरा दिया। तुम्हारा नाम क्या है? उसने पूछा। फातिमा, लड़की ने नजरें चुराते हुए कहा। मेरे देश की भी कुछ स्त्रियां इस नाम से पुकारी जाती हैं। यह पैगंबर की बेटी का नाम है, फातिमा ने कहा। हमलावर इस नाम को हर कहीं ले गए। हमलावरों की बात उस खूबसूरत लड़की ने बहुत फक्र से कही थी। अंग्रेज ने उसको कोचा और लड़के ने लड़की से उस आदमी के बारे में पूछा जो
लोगों का इलाज करता था, या वो इंसान है जो इस कायनात के सारे राज जानता है? उसने कहा, वह रेगिस्तान के जिन्नों से बातें करता है। जिन्नों को शुभ और अशुभ दोनों तरह की रूहों के रूप में जाना जाता था। और लड़की ने दक्षिण की ओर इशारा करते हुए संकेत किया कि वह विचित्र इंसान वहाँ रहता है। इसके बाद उसने अपना घड़ा पानी से भरा और वहाँ से चली गई। अंग्रेज भी नदारद हो गया था। वह किमियागिर की तलाश में निकल गया था और लड़का देर तक उस कुएं के करीब बैठा टेरिफा के उस दिन को याद करता रहा जब लिवेंटर समीर उस लड़की की खुशबू लेकर आया था। और तब उसे एहसास हुआ था कि वह उस लड़की को तब से प्यार करता है जब उसे उसके वजूद के बारे में पता भी नहीं था। वह जानता था कि उस लड़की के प्रति उसका प्रेम उसे दुनिया के हर खजाने को खोजने में सक्षम बना देगा। अगले दिन उस लड़की से मिलने की उम्मीद में लड़का कुएं पर लौटा, लेकिन उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वह अंग्रेज था जो रेगिस्तान की ओर ताक रहा था। मैंने दोपहर की बात से लेकर पूरी शाम भर इंतजार किया, उसने कहा। वह आकाश में शाम के पहले सितारे के उदय होने के साथ ही प्रकट हुआ। मैंने उसे बताया कि मुझे किस चीज़ की तलाश है, और उसने मुझसे पूछा कि क्या मैंने कभी रागी को सोने में बदला है। मैंने उससे कहा कि मैं वही सीखने तो आया हूँ। उसने मुझसे कहा कि मुझे वैसा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उसने मुझसे कहा कि मुझे वैसा करने की कोशिश करनी चाहिए। इसने इतना ही कहा, जाओ और कोशिश करो। लड़के ने कुछ नहीं कहा। बेचारे अंग्रेज ने इतना लंबा सफ़र तय किया और हासिल यह रहा कि उससे फिर वही करने को कहा गया जो वह पहले से कई बार कर चुका था। तो कोशिश करिए, उसने अंग्रेज से कहा। मैं वही करने जा रहा हूँ, मैं अभी शुरू करता हूँ। अंग्रेज के जाते ही फातिमा आई और उसने गागर में पानी भरा। मैं तुमसे सिर्फ एक बात कहने आया हूँ, लड़के ने कहा। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बीवी बन जाओ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लड़की के हाथ से गागर छूट गई और उसका पानी छलक गया। मैं हर रोज़ तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। मैंने यह रेगिस्तान एक खजाने की तलाश में पार किया जो पिरामिडों के आसपास कहीं है, और यह जंग मुझे एक सांप की तरह लग रही थी, लेकिन अब यह एक वरदान है क्योंकि इसकी वजह से मैं तुम तक पहुँचा हूँ। जंग तो एक दिन ख़त्म हो जाने वाली है, लड़की ने कहा। लड़के ने अपने चारों ओर खड़े खजूर के वृक्षों की ओर देखा। उसने खुद को याद दिलाया कि वह एक गरड़िया हुआ करता था और फिर गरड़िया बन सकता है। फातिमा उसके खजाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। कबीलों के लोग हमेशा खजाने की तलाश में होते हैं। लड़की ने कुछ इस तरह कहा जैसे उसने अंदाज लगा लिया हो कि वह क्या सोच रहा है। और रेगिस्तान की औरतें अपने कबीलों के लोगों पर फख्र करती हैं। उसने अपनी गागर फिर से भरी और चली गई। लड़का फातिमा से मिलने रोज कुएं पर जाने लगा। उसने लड़की को गरड़िए के रूप में बिताए गए अपने जीवन के बारे में, राजा और क्रिस्टल की दुकान के बारे में बताया। उनमें दोस्ती हो गई और जो 15 मिनट वह उसके साथ बिताता था, उसके अलावा हर दिन उसे पहाड़ की तरह लगने लगा। जब उसको नखलिस्तान में रहते लगभग 1 महीना हो गया तो कारवा के सरदार ने उन सब लोगों की बैठक बुलाई जो उसके साथ यात्रा कर रहे थे। हम नहीं जानते कि जंग कब खत्म होगी, इसलिए हम अपना सफ़र जारी नहीं रख सकते, उसने कहा। ये लड़ाइयाँ लंबे समय तक जारी रह सकती हैं, हो सकता है सालों जारी रहें। दोनों तरफ तगड़ी फौजें हैं और यह जंग दोनों फौजों के लिए महत्वपूर्ण है। यह बुराई के खिलाफ अच्छाई की लड़ाई नहीं है, यह उन ताकतों के बीच की जंग है जो सत्ता के संतुलन के लिए लड़ रही है। और जब इस तरह की जंग शुरू होती है तो यह दूसरी लड़ाइयों के मुकाबले लंबे समय तक खींचती है, क्योंकि अल्लाह दोनों की तरफ होता है। लोग जहाँ रह रहे थे वहाँ वापस चले गए और लड़का उस दोपहर बाद फातिमा से मिलने गया। उसने उसे सुबह की बैठक के बारे में बताया। फातिमा ने कहा, हमारी मुलाकात के अगले ही दिन तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे प्यार करते हो। फिर तुमने मुझे संसार की साझा जबान के बारे में और
कायनात की रूह के बारे में तालीम दी। इस सब की वजह से मैं तुम्हारा हिस्सा बन गई हूँ। लड़के ने उसकी आवाज़ को सुना और वह उसे उस आवाज़ से भी ज़्यादा मधुर लगी जो खजूर के वृक्षों से गुजरती हवा से पैदा हो रही थी। मैं यहाँ इस नखलिस्तान में लंबे अरसे से तुम्हारा इंतज़ार करता रहा हूँ। मैं अपने गुजरे हुए कल के बारे में भूल चुका हूँ, अपनी रवायतों के बारे में भूल चुका हूँ और उस ढंग को भूल चुका हूँ जिस ढंग से रेगिस्तान के मर्द औरतों से बर्ताव की उम्मीद करते हैं। मैं बचपन से ही ख्वाब देखता रहा हूँ कि रेगिस्तान मुझे कोई गजब का तोहफ़ा देगा। अब मेरा तोहफ़ा आ चुका है और वह तुम हो। लड़का उसका हाथ अपने हाथ में लेना चाहता था, लेकिन फातिमा के हाथ गागर को थामे हुए थे। तुमने मुझे अपने ख्वाबों के बारे में, बूढ़े बादशाह के बारे में और अपने खजाने के बारे में बताया है और तुमने मुझे सगुनों के बारे में भी बताया है। इसलिए अब मुझे किसी बात का खौफ नहीं है, क्योंकि वही सगुन जो तुम्हें मेरे पास लाए हैं और मैं तुम्हारे ख्वाबों का हिस्सा हूँ, उस चीज़ का हिस्सा हूँ जिसे तुम नियति कहते हो। इसलिए मैं कहती हूँ कि तुम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ो। अगर तुम्हें जंग के ख़त्म होने का इंतज़ार करना पड़े तो इंतज़ार करो, लेकिन अगर तुम्हें उसके पहले भी जाना पड़े तो तुम अपने ख्वाब को पूरा करने जाओ। रेत के टीले हवा की वजह से बदलते रहते हैं, लेकिन रेगिस्तान कभी नहीं बदलता। एक दूसरे के लिए हमारा प्यार भी ऐसा ही होगा। मकतूब, वह बोली, अगर मैं वाकई तुम्हारे ख्वाब का हिस्सा हूँ तो तुम एक दिन वापस आओगे। उस दिन वहाँ से विदा लेते हुए लड़का उदास था। उसने उन तमाम शादीशुदा गृहणियों के बारे में सोचा जिनको वह जानता था। जब उन्हें दूर मैदानों में जाना होता था तो इसके लिए अपनी बीवियों को तैयार करने में उन्हें बहुत मुश्किल पेश आती थी। प्यार उनसे मांग करता था कि वे उन्हीं लोगों के साथ रहते जिनको वे प्यार करते थे। यह बात उसने फातिमा को अपनी अगली मुलाकात में बताई। रेगिस्तान हमारे मर्दों को हमसे छीन लेता है और वे हमेशा लौट ही आते हैं। ऐसा नहीं होता, उसने कहा। हम यह जानते हैं और हमें इसकी आदत है। जो नहीं लौटते वे बादलों में समा जाते हैं, उन जानवरों में शामिल हो जाते हैं जो खोहों में छिपे रहते हैं, या उस पानी में मिल जाते हैं जो धरती से फूट कर निकलता है। वे सब कुछ का हिस्सा बन जाते हैं। वे कायनात की रूह बन जाते हैं। कुछ वापस आ जाते हैं और दूसरी औरतें खुश हो जाती हैं, क्योंकि उनको भरोसा हो जाता है कि एक दिन उनके मर्द भी वापस लौट आएंगे। और ऐसी औरतों की ओर देखती हैं और उनकी खुशी पर ईर्ष्या करती थी। अब मैं भी उन्हीं औरतों की तरह इंतज़ार करूंगी। मैं एक रेगिस्तानी औरत हूँ और मुझे इसका फ़क्र है। मैं अपनी पति को उसी तरह आज़ाद भटकते हुए देखना चाहती हूँ जैसे वह हवा भटकती है जो रेत के टीले को शक्ल देती है। और अगर ज़रूरी हुआ तो मैं इस सच्चाई को मंजूर कर लूँगी कि वह बादलों में और जानवरों में और रेगिस्तान में पानी में समा गया है। लड़का अंग्रेज़ की तलाश में निकल गया। वह उसे फातिमा के बारे में बताना चाहता था। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि अंग्रेज़ ने अपने तंबू के बाहर एक भट्ठी तैयार कर ली थी जिसमें लकड़ियाँ जल रही थी और उसके ऊपर एक पारदर्शी कुप्पी तप रही थी। जब अंग्रेज़ ने रेगिस्तान की ओर देखा तो उसकी आंखें उससे ज़्यादा चमकती लग रही थी जितनी वे तब चमकती थी जब वह पुस्तकें पढ़ रहा होता था। यह उस काम का पहला चरण है, उसने कहा। मुझे गंधक को अलग करना होगा। इसे कामयाब ढंग से करने के लिए मुझे नाकामयाबी का कोई डर नहीं होना चाहिए। यह नाकामयाबी का मेरा डर ही था जिसने मुझे पहले उस महान कृति को गढ़ने से रोक रखा था। अब मैं उस काम की शुरुआत कर रहा हूँ जो मुझे 10 साल पहले शुरू कर देना चाहिए था। लेकिन मुझे खुशी है कि मैंने कम से कम 20 साल तो इंतज़ार नहीं किया। वह लगातार आग में लकड़ियाँ झोंकता रहा और लड़का तब तक वहीं रुका रहा जब तक कि रेगिस्तान डूबते सूरज की रोशनी से गुलाबी नहीं हो गया। उसकी बहुत प्रबल इच्छा हुई कि वह
रेगिस्तान में जाकर पता लगाए कि कहीं उसकी खामोशी में ही तो उसके सवालों के जवाब नहीं है। वह नकलिस्तान के खजूर के दरख्तों को अपनी नज़रों की जद में बनाए रखते हुए कुछ दूर तक भटकता रहा। उसने हवा की आवाज़ सुनी और अपने पैरों तले कंकड़ों को महसूस किया। उसे जहाँ तक कोई सीपी दिखाई दे जाती और तब उसे समझ में आया कि किन्हीं प्राचीन युगों में वह रेगिस्तान समुद्र रहा था। वह एक पत्थर पर बैठ गया और खुद को ढीला छोड़ दिया ताकि क्षितिज उसे सम्मोहित कर सके। उसने प्रेम की अवधारणा को स्वामित्व से भिन्न भिन्न रूप में देखने की कोशिश की और दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं कर सका। लेकिन फातिमा एक रेगिस्तानी स्त्री थी और उसको समझने में अगर कोई चीज़ मदद कर सकती थी तो वह रेगिस्तान ही कर सकता था। वह वहाँ बैठा हुआ सोच रहा था कि तभी उसे ऊपर किसी हलचल का एहसास हुआ। उसने ऊपर देखा तो पाया कि आसमान में ऊंचाई पर बांजों का एक जोड़ा उड़ता चला आ रहा था। उसने उन बाजों को हवा में तैरते हुए देखा। उनकी उड़ान में हालांकि कोई साफ आकार नहीं था, तब भी लड़के को उसमें एक खास तरह के अर्थ का एहसास हुआ। सिर्फ इतना भर था कि वह उस अर्थ को पकड़ नहीं पा रहा था। वह अपनी निगाहों से उन परिंदों का पीछा करता रहा और उस उड़ान में कोई अर्थ तलाशने की कोशिश करता रहा। वह सोच रहा था कि मुमकिन है ये रेगिस्तान परिंदे उसे स्वामित्व रहित प्रेम का अर्थ समझा सकें। वह उनीदा महसूस करने लगा। अंदर ही अंदर वह जागते रहना चाहता था, लेकिन वह सोना भी चाहता था। मैं संसार की भाषा सीख रहा हूँ और दुनिया की हर चीज़ में मुझे अर्थ दिखाई देना शुरू हो रहा है। बाजों की उड़ान तक में उसने खुद से कहा और उस मानसिक हालात में वह कृतज्ञ था कि उसे प्रेम हो गया था। जब तुम्हें किसी से प्रेम हो जाता है तो चीज़ें और अर्थवान लगने लगती हैं, उसने सोचा। अचानक उनमें से एक बाज ने आसमान में तेज़ी से छलांग लगाते हुए दूसरे बाज पर हमला किया। उसके ऐसा करते ही लड़के के दिमाग में एक आकस्मिक क्षणिक दृश्य कौंध गया। हाथों में तलवार उठाए घोड़ों पर सवार एक फौज नखलिस्तान में चली आ रही है। वह दृश्य तुरंत ही लुप्त हो गया था, लेकिन उसने उसको हिला दिया था। उसने लोगों को मरीचिकाओं के बारे में बात करते हुए सुना था और खुद भी ऐसी मरीचिकाएं देख चुका था। वे लालसाएं थीं जो अपनी तीव्रता की वजह से रेगिस्तान की रेत में एक आकार ले लेती थी, लेकिन सिर्फ ऐसी लालसा जो निश्चय ही थी कि कोई फौज नखलिस्तान पर हमला करते। वह दृश्य को भुला देना चाहता था और वापस अपने ध्यान की ओर लौटना चाहता था। उसने एक बार फिर रेगिस्तान की गुलाबी जंगलों और उसके पत्थरों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन कुछ था उसके हृदय में जो उसकी गुंजाइश नहीं दे रहा था। हमेशा भविष्य सूचक संकेतों पर ध्यान दो, बूढ़े राजा ने कहा था। लड़के ने उस दृश्य में देखी गई चीज़ों को याद किया और महसूस किया कि वह वाकई होने जा रहा था। वह उठा और खजूर के दरख्तों की दिशा में चल पड़ा। एक बार फिर उसे खुद से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ों में बहुत सी भाषाओं का बोध हुआ। इस बार रेगिस्तान महफूज था और नखलिस्तान खतरनाक हो उठा था। ऊँट ढांकने वाला खजूर के एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ सूर्यास्त देख रहा था। उसने रेत की टीलों की पार्क से लड़के को प्रकट होते देखा। एक फौज आ रही है, लड़के ने कहा। मुझे इल्माम हुआ है। रेगिस्तान लोगों के दिलों को इल्माम से भरता रहता है, वो ढांकने वाले ने जवाब दिया। लेकिन लड़के ने उसे बाजू के बारे में बताया। मैं उनकी उड़ान देख रहा था और अचानक महसूस किया कि मैंने खुद ही कायनात की रूह में गोता लगा दिया है। वो ढांकने वाला लड़की की बात समझ गया। वह जानता था कि पृथ्वी की कोई भी चीज़ उसकी सारी चीज़ों के इतिहास को उजागर कर सकती है। आप पुस्तक का कोई भी पन्ना खोल सकते हैं या किसी व्यक्ति का हाथ देख सकते हैं, ताश का कोई भी पत्ता पलट सकते हैं, परिंदों की उड़ान देख सकते हैं। कुछ भी देख लें,
आप उसमें वर्तमान क्षण के अपने अनुभव का रिश्ता पा सकते हैं। दरअसल बात यह नहीं है कि वे चीज़ें अपने आप में कुछ उजागर करती हैं। बात सिर्फ इतनी है कि लोग अपने आसपास जारी घटनाओं को देखकर विश्व की आत्मा को भेदने का कोई तरीका हासिल कर सकते हैं। रेगिस्तान ऐसे पुरुषों से भरा हुआ था जो इस विश्व आत्मा को भेदने की अपनी सहजता के बल पर अपनी आजीविका कमाते थे। ऐसे लोग पीरों औलियाओं के नाम से जाने जाते थे और औरतें तथा बुजुर्ग उनसे खौफ खाते थे। कबीलों के लोग भी उनसे परामर्श करने से बचते थे, क्योंकि अगर किसी को पहले से ही पता चल जाता कि जंग में उसका मारा जाना तय है तो फिर उसके लिए जंग में कारगर ढंग से लड़ पाना असंभव हो पाता। कबीलों के लोगों को जंग का स्वाद चखना और यह न जानने का रोमांच बेहतर लगता था कि जंग का नतीजा क्या होगा, आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। यह तो अल्लाह पहले से ही लिख चुका था और उसने जो कुछ लिख रखा था वह हमेशा ही इंसान की भलाई के लिए था। इसलिए कबीलों के लोग सिर्फ वर्तमान की खातिर ही जीते थे, क्योंकि वर्तमान आकस्मिकताओं से भरा हुआ था और उन्हें बहुत सी चीज़ों को लेकर सतर्क रहना होता था। दुश्मन की तलवार कहाँ है, उसका घोड़ा कहाँ है, जिंदा बने रहने के लिए तुम्हें किस तरह का अगला वार करना जरूरी है। ऊँट हाँकने वाला लड़ाकू नहीं था और वह पीरों औलियाओं से मशविरा कर चुका था। उनमें से कईयों की भविष्यवाणियाँ सही साबित हुई थी, जबकि कुछ की गलत साबित हुई थी। फिर एक दिन जिस सबसे बुजुर्ग पीर को ऊँट हाँकने वाला तलाशता रहा, उससे पूछा, भविष्य में तुम्हारी इतनी ज़्यादा दिलचस्पी क्यों है? इसलिए ताकि मैं कुछ कर सकूं, उसने जवाब दिया, और इसलिए भी ताकि मैं उस होने को बदल सकूं जिसको मैं होते नहीं देखना चाहता। लेकिन तब वे तुम्हारे भविष्य का हिस्सा नहीं होंगे, पीर ने कहा। अच्छा, तो भविष्य के बारे में मैं शायद इसलिए जानना चाहता हूँ ताकि जो कुछ होने वाला है उसके लिए मैं खुद को तैयार कर सकूं। अगर कुछ अच्छा होने वाला है तो वह सुखद आश्चर्य होगा, पीर ने कहा। अगर बुरा होने वाला है और उसके बारे में तुम्हें पहले से पता चल जाता है तो उसके होने के पहले ही तुम उसके बारे में सोचकर बहुत ज़्यादा दुख उठाओगे। मैं भविष्य के बारे में इसलिए जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं एक आदमी हूँ, ऊँट हाँकने वाले पीर ने कहा, और आदमी भविष्य के आधार पर ही अपना जीवन जीते हैं। पीर टहनियों को पासों की तरह बरतने में माहिर था। वह उन्हें ज़मीन पर फेंकता और ज़मीन पर उनके गिरने के आकार पर उनकी व्याख्या करता था। उस दिन उसने टहनियों को नहीं फेंका, उसने उन टहनियों को कपड़े में लपेटकर अपने थैले में डाल लिया। मैं लोगों की भविष्यवाणी करके अपनी रोजी कमाता हूँ, उसने कहा। मैं टहनियों की विज्ञान को समझता हूँ और मैं यह भी जानता हूँ कि जिस जगह सब कुछ लिखा हुआ है उस जगह सेंध लगाने के लिए टहनियों का इस्तेमाल किस तरह करना चाहिए। वहाँ घुसकर मैं अतीत को पढ़ सकता हूँ। जो विस्मृति की गर्त में चला गया है उसे वहाँ से ढूंढकर बाहर ला सकता हूँ और उन सगुनों को समझ सकता हूँ जो यहाँ वर्तमान में है। जब लोग मुझसे परामर्श लेते हैं तो मैं उनका भविष्य नहीं पढ़ रहा होता हूँ, मैं भविष्य के बारे में कयास लगा रहा हूँ। भविष्य तो खुदा के हाथ में है और वही असाधारण परिस्थितियों में उसको उजागर करता है। मैं भविष्य का कयास कैसे लगाता हूँ? मौजूदा वक्त के सगुनों के आधार पर। रहस्य यहाँ है, वर्तमान में। अगर आप वर्तमान पर ध्यान देते हैं तो आप उससे बेहतर बन सकते हैं, और अगर आप वर्तमान को बेहतर बनाते हैं तो जो कुछ होने वाला है वह भी बेहतर होगा। भविष्य के बारे में भूल जाओ और जो सीखें दी गई है उनके मुताबिक वर्तमान को जियो, इस विश्वास के साथ कि खुदा अपने बच्चों को प्यार करता है, हर दिन अपने आप में अपने साथ शाश्वतता को लेकर आता है। ऊँट हाँकने वाले ने पूछा था,
कि वे कौन सी परिस्थितियाँ होंगी जिनमें खुदा उसको भविष्य देखने की अनुमति देगा। सिर्फ तभी जब वह खुद उसको उजागर करता है, और खुदा गाहे बगाहे ही भविष्य को उजागर करता है। और ऐसा वह सिर्फ एक ही वजह से करता है, उस भविष्य की वजह से जो इसलिए लिखा गया होता है ताकि उसको बदला जा सके। खुदा ने लड़के को भविष्य का एक हिस्सा दिखा दिया है। ऊँट हाँकने वाले ने सोचा, क्या वजह है कि वह इस लड़के को अपने एक साधन के तौर पर काम करते देखना चाहता है। जाओ और कबीलों के सरदारों से बात करो, ऊँट हाँकने वाले ने कहा। उन्हें उन फौजों के बारे में बताओ जो इस तरफ बढ़ रही है। वे लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। वे सब रेगिस्तानी लोग हैं और रेगिस्तान के लोग शगुनों से निपटने के आदी होते हैं। ठीक है, तब तो यह उन्हें पहले से ही पता होगा। वे फिलहाल इसको लेकर परेशान नहीं हैं। उनका मानना है कि अगर उनको ऐसा कुछ जानना ज़रूरी है जो अल्लाह चाहता है कि वे जाने, तो कोई ना कोई उनको उस बारे में बताएगा। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है, लेकिन इस बार बताने वाले तुम हो। लड़के ने फातिमा के बारे में सोचा और उसने फैसला किया कि वह कबीलों के सरदारों से मिलने जाएगा। लड़का नखलिस्तान के बीचों बीच बने विशाल सफ़ेद तंबू के सामने खड़े पहरेदार के पास पहुंचा। मैं सरदारों से मिलना चाहता हूं। मैं रेगिस्तान से भविष्य सूचक संकेत लेकर आया हूं। पहरेदार कोई जवाब दिए बिना तंबू में चला गया, जहाँ वह कुछ देर बना रहा। जब वह प्रकट हुआ तो उसके साथ एक नौजवान अरब था जिसने सफ़ेद और सुनहरी पोशाक पहन रखी थी। लड़के ने जो भी देखा था वह सब उस नौजवान को बता दिया और नौजवान ने उससे वहीं रुक कर इंतज़ार करने को कहा। वह तंबू में चला गया। रात घिर आई। आपस में झगड़ते तरह तरह के आदमी और सौदागर तंबू में आते जाते रहे। एक एक कर अलाव बुझते गए और नखलिस्तान रेगिस्तान की ही तरह खामोश हो गया। सिर्फ उस विशाल तंबू की बत्तियां ही चलती रहीं। इस पूरे समय लड़का फातिमा के बारे में सोचता रहा और उसके साथ हुई आखिरी बातचीत को वह अभी तक समझ नहीं पा रहा था। आखिरकार कई घंटों के इंतज़ार के बाद पहरेदार ने लड़के को तंबू में जाने को कहा। अंदर जाकर लड़के ने जो कुछ देखा उससे वह अचंभित रह गया। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि रेगिस्तान के बीचों बीच इस तरह का कोई तंबू हो सकता था। ज़मीन पर ऐसे बेहद खूबसूरत कालीन बिछे हुए थे जिन पर उसने कभी पैर भी नहीं रखे थे। छत से सोने की बनी सुघड़ कंदील लटक रहे थे जिनमें मोमबत्तियाँ जल रही थीं। कबीलाई सरदार के पिछले हिस्से में कसीदाकारी से सज्जित रेशम की मसनदों से टिके अर्थ गोलाकार बनाकर बैठे हुए थे। नौकर चाकर तस्तरियों में मसाले और चाय लेकर आ रहे थे। कुछ दूसरे नौकर हुक्कों में आग जला रहे थे। वातावरण मीठी खुशबू और धुएं से व्याप्त था। यूँ तो वहाँ 8 सरदार थे, लेकिन लड़के को यह पहचानते देर नहीं लगी कि उनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन था। वह एक अरब था जो सफ़ेद और सुनहरी पोशाक पहने उस अर्ध गोलाकार के बीच बैठा हुआ था। उसकी बगल में एक नौजवान अरब था जिससे लड़का पहले बात कर चुका था। कौन है यह अजनबी जो भविष्य सूचक संकेतों की बात करता है? एक सरदार ने लड़के को देखते हुए पूछा। मैं हूँ, लड़के ने जवाब दिया और उसने वह बता दिया जो उसने देखा था। रेगिस्तान इस तरह की बातें एक अजनबी को क्यों बताने लगा, जबकि उसे मालूम है कि हम यहाँ कई पुश्तों से रहते आ रहे हैं? दूसरे सरदार ने कहा, क्योंकि मेरी आँखें अभी रेगिस्तान की आदी नहीं पड़ी हैं, लड़के ने कहा। मैं ऐसी चीज़ों को देख सकता हूँ जिन्हें शायद रेगिस्तान की अभ्यस्त आँखें नहीं देख सकती, और इसलिए भी कि मैं कायनात की रूह के बारे में जानता हूँ। उसने मन ही मन सोचा। नखलिस्तान गैर तरफदार इलाका है। नखलिस्तान पर कोई हमला नहीं करता। तीसरे सरदार ने कहा, मैं तो आपको वही बता सकता हूँ जो मैंने देखा था। अगर आप मेरी बात पर यकीन नहीं करना चाहते
तो आपको इस बारे में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। उनके बीच उत्तेजित चर्चा होने लगी। वे एक ऐसी अरबी बोली में बात कर रहे थे जो लड़के को समझ नहीं आ रही। लेकिन जब वह जाने को हुआ तो पहरेदार ने उससे रुकने को कहा। लड़के को डर सताने लगा। भविष्य सूचक संकेत उससे कुछ कह रहे थे कि कुछ गड़बड़ है। उसे पछतावा हुआ कि उसने आखिर उस ऊँट हाँकने वाले को वह सब बताया ही क्यों जो उसने रेगिस्तान में देखा था। अचानक बीच में बैठा बुजुर्ग सरदार बहुत हल्के से मुस्कुराया और लड़के ने कुछ बेहतर महसूस किया। उस आदमी ने चर्चा में हिस्सा नहीं लिया था और दरअसल अब तक एक शब्द जबान से भी नहीं निकाला था। लेकिन लड़का तो कायनात की जबान से वाकिफ था और वह पूरे तंबू में व्याप्त हो उठी शांति के स्पंदनों को महसूस कर रहा था। अब उसे अंदर ही अंदर लगने लगा था कि उसने वहां आकर ठीक ही किया था। चर्चा समाप्त हो गई। सारे सरदार उस बुजुर्ग की बात सुनने खामोश हो गए। फिर वो लड़के की ओर मुड़ा। इस बार उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था और लगता था जैसे वह कहीं दूर देख रहा था। 2000 साल पहले दूर एक मुल्क में ख्वाबों में यकीन करने वाले एक आदमी को तहखानों में डाल दिया गया था।